नमस्ते आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर। तो ये जो पूरा एक यूनिट बनता है, जो हमारा वेक्टर हो गया, फिर 3D हो गया वेक्टर का एप्लीकेशन, फिर उसके बाद मैट्रिसेस हो गया और मैट्रिसेस का एक छोटा सा पार्ट है डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो पूरा एप्लीकेशन बनता है वेक्टर मैट्रिसेस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आजकल के दुनिया में जो मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो जैसे कि अगर आप आज का कहीं भी टेक्नोलॉजी कुछ भी देख लो, जैसे अगर मेरे को अपना फ़ोन अनलॉक करना है तो मैं क्या करूँगा, अपना चेहरा उसके सामने रखूँगा तो वो फेस रिकॉग्नाइज करेगा और फिर वो फ़ोन अनलॉक कर देगा। तो फेस रिकॉग्निशन हो गया। फिर उसके बाद जो भी आपके ड्राइवरलेस कार आजकल बन रहे हैं, तो फिर उसमें भी आपको ट्रैक करना है कि कौन सा गाड़ी किधर जा रहा है, क्या हो रहा है ना, ये सब सारा इमेज रिकॉग्निशन वगैरह। फिर उसके बाद मेडिकल में चले जाओ कि पहले डॉक्टर को बहुत सारे एक्सरे देख देख के फिर रिपोर्ट बोलना पड़ता था कि मरीज़ बीमार है या नहीं, या कौन सा बीमारी है। आजकल वो उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये सब जितना भी चीज़ अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो कोर है, मतलब कि एकदम जो दिल में जो मैथमेटिक्स लाई करता है, तो वो सारा लीनियर अलजेब्रा में ही बेस्ड है। और लीनियर अलजेब्रा मतलब ये वेक्टर्स और मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम लोग जो फाउंडेशन आज बिल्ड करेंगे तो वो बहुत आपको काम आएगा पूरा ज़िंदगी में, और मैथमेटिक्स के साथ भी प्यार हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ जाओगे तब फिर मज़ा आएगा। अब होता क्या है कि जैसे कैलकुलस अगर आप करोगे, तो कैलकुलस में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल में अभी करोगे, है ना। फिर थोड़ा सा और कैलकुलस पढ़ लोगे तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव में चले गए, चलो 2 वेरिएबल तक। फिर उसके बाद 3 वेरिएबल में जाओगे, मल्टी वेरिएबल ये सब, तब फिर फट के फ्लावर है ना, वहाँ पर फिर लगेगा कि अरे बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अगर उसको कंपेयर करोगे वेक्टर्स के साथ या मैट्रिसेस के साथ, तो वेक्टर्स में हम लोगों ने क्या किया, अगर 3D में जाना है तो हम लोगों ने 3 यूनिट वेक्टर ले लिया था, है ना। आई कैप 1 0 0, फिर जे कैप 0 1 0, फिर के कैप 0 0 1। ऐसे ही अगर मेरे को 4 डायमेंशन में जाना है तो फिर मैं ले लूँगा 1 3 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 0 1, फिर 0, मतलब 3 ऊपर में 0, फिर लास्ट में जाके 1, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग 4 बेसिस ले लेंगे। फिर अगर मेरे को 5 डायमेंशन में जाना है तो फिर मैं 5 वैसा ले सकता हूँ वेक्टर्स। फिर मेरे को और जो भी वेक्टर चाहिए तो मैं इनको कंबाइन करके वो डायमेंशन में वेक्टर क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसमें जो है आपको, मतलब हम लोग स्टार्ट ही करते हैं 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, एन डायमेंशन, कुछ भी डायमेंशन में आप चले जाओ, ठीक है। तो आप बहुत बड़े डायमेंशन में जो काम कर सकते हो। तो आजकल जितना भी डेटा आता है, जैसे आपका फ़ोटो हो गया, चेहरा का फ़ोटो हो गया, ठीक है। तो मान लो कि मैं 1000 पिक्सल क्रॉस 1000 पिक्सल करता हूँ, ठीक है। तो 10⁶ डेटा हो गया, 10⁶ नंबर्स हो गए, या 10⁶ डायमेंशनल आप सोच सकते हो उसको, ठीक है। तो उतने बड़े बड़े डायमेंशन में अगर काम करना है तब फिर उसमें ये सारा मैट्रिसेस वेक्टर्स, ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कॉन्सेप्ट जो है सारा अप्लाई हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में एम क्या रहेगा हम लोगों का, कि पहले तो आपको थोड़ा सा मैं फील दे दूं कि कहाँ पर अप्लाई होता है आज की दुनिया में मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर्स। और फिर उसका जब थोड़ा सा फील आ जाए, फिर हम लोग जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि जो, मतलब 3 लीनियर इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स में, ठीक है। तो वो सबको कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। और उसको 2 तरीका हम लोग देखेंगे, कि एक हो गया कि स्ट्रेट लाइंस प्लेन्स की तरफ में सोचो, और फिर दूसरा हो जाएगा कि वेक्टर्स के तरीके से कैसे उसको सोचते हैं। और इस टाइप से जो है, मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो चीज़। और हो सकता है कि आपको मैथ से प्यार हो जाए और फिर आप ये दुनिया में खो जाओ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स का भी थोड़ा प्रॉपर्टीज़ वगैरह आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक इमेज प्रोसेसिंग का मैं आपको थोड़ा सा फील दे देना चाहता हूँ। तो इमेज प्रोसेसिंग में हमारा होता क्या है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का फ़ोटो है, ठीक है। तो ये जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, उस टाइम पर मेरा उसी साल में एग्ज़ाम था जेई का, तो ये उस टाइम का फ़ोटो है, ठीक है। अब ये फ़ोटो को हम लोग सोचेंगे कैसे कि ये क्या फ़ोटो है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि बस मेरे पास एक पिक्सल है, ठीक है। एक पिक्सल, पिक्सल का मतलब क्या, कि ये ब्लैक जो कलर दिख रहा है, ब्लैक को मैं 0 बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर वाइट वाला जो रहेगा उसको मैं 255 बोलूँगा, ठीक है। तो एक ही पिक्सल है और ये पूरा ब्लैक है, तो उसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो कि एक रो है, एक कॉलम है, ठीक है। और फिर उसका एक ही ये एलिमेंट है 0, ठीक है। फिर इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद मान लो कि मेरे पास 2 पिक्सल है, ठीक है, और दोनों ब्लैक ब्लैक है। तब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो पहला कॉलम है उसका भी वैल्यू 0 है, दूसरा जो कॉलम है उसका भी वैल्यू 0 है। तो इसको मैट्रिक्स के टर्म में हम लोग इस टाइप से सोच सकते हैं, है ना। फिर सिमिलरली मान लो कि मेरे पास 4 पिक्सल आ गए,
ठीक है, कि यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर वाइट, यहाँ पर वाइट। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे सोच सकते हैं कि ये 0, ये 0, ये 255, ये 255। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे सोच सकते हैं। फिर मान लो इस टाइप से है कि पहला ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, तो 0, 255, 255, 255, सॉरी 255, 0 है ना। तो ये 0 और 255 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्राइटनेस है ना, कितना ब्राइट है। तो ये ब्लैक है तो 0, ये वाइट है 255, ये वाइट है 255, और ये मान लो कि कुछ ग्रे हो गया है ना, तो 0 से लेकर 255 के बीच में कुछ ग्रे, तो इसका मान लो 200। तो इसी टाइप से ये 4 पिक्सल्स का हो गया। अब इसी टाइप से ये जो पूरा फोटो है, ठीक है, इसको हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें इस साइड में करीब 2000 पिक्सल है। ठीक है, तो 2000 रोज़ है, और फिर 3000 जो है इसमें कॉलम है। ठीक है, तो अगर इसको सोचोगे कि हर पिक्सल का क्या वैल्यू होगा, और ये ब्लैक एंड वाइट है तो 0 से लेकर 255 के बीच में उसका वैल्यू रहेगा, तो हर पिक्सल का जो वैल्यू रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा कि 4 पॉइंट समथिंग है ना, मतलब 0 से लेकर 255 के बीच में। तो ये जो पूरा इमेज है इसको आप सोच सकते हो एक मैट्रिक्स है, जिसका कि डायमेंशन ये है कि 2004 इसमें रोज़ हैं, और फिर 3000 जो है इसमें कॉलम्स है। ठीक है, और फिर हर जो एंट्री है उसमें कुछ 0 से लेकर 255 के बीच में। ठीक है, तो इस इमेज को जो है हम लोग इस टाइप से सोच सकते हैं। अब फिर मान लो कि मेरे को कलर्ड पिक्चर चाहिए, तब फिर कलर्ड पिक्चर में क्या करते हैं हम लोग कि जो 3 हमारे बेसिक कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और चिंता मत करो ये सब चीज़ आपको जेई में नहीं पूछा जाएगा, ये मैं बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का फील देने के लिए आपको मैं ये सारा चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे को ये कलरफुल पिक्चर चाहिए। ठीक है, तो कलरफुल पिक्चर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो 3 बेसिक एलिमेंट्स है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो ये तीनों को मिला के फिर जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट में क्या था कि एक ही उसमें था है ना, कि 2004 क्रॉस 3000। अब हम लोग कलर्ड के लिए क्या करते हैं कि हर जो ये चैनल है, मतलब एक चैनल हम लोग रेड चैनल बोल सकते हैं, एक चैनल हम लोग ब्लू चैनल बोल सकते हैं, एक चैनल ग्रीन। ठीक है, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू RGB वैल्यू कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसी में एक मैट्रिक्स के ऊपर दूसरा मैट्रिक्स आप सोच सकते हो कि एक रेड चैनल के लिए हो गया, एक ग्रीन चैनल के लिए हो गया, और एक ब्लू चैनल के लिए हो गया। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा कलरफुल पिक्चर का कि 2004 है ना रोज़ हैं, फिर 3000 इसमें कॉलम्स हैं, और फिर 3 जो है वैसे जो है इसमें लेयर्स हैं। ठीक है, तो कलरफुल पिक्चर को जो है हम लोग कुछ इस टाइप से सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब दिखाने का आपको मतलब क्या था कि आजकल जैसे ये जो इमेज रिकॉग्निशन आता है कि एक बिल्ली का फ़ोटो दिखाओ कंप्यूटर को, तो वो बिल्ली, मतलब कंप्यूटर बोल सकता है कि वो बिल्ली है। ठीक है, तो ये आप तो बोलेगे ये तो बहुत आसान काम है कि आपने बिल्ली देखा, बिल्ली का फ़ोटो देखा और फिर आपने बोल दिया बिल्ली है। लेकिन अगर मैं आपको सही में पूछूं कि कैसे आपने बोला कि ये बिल्ली है, ठीक है, तो वो आप नहीं बता पाओगे कि आपका दिमाग ने क्या क्या कैलकुलेशन किया या फिर क्या क्या वहाँ पर देखा है ना कि ये बिल्ली है। मतलब आपको बस पता है कि ये बिल्ली है, लेकिन ये जो बस पता है ना, तो इसको जो है कंप्यूटर्स के फॉर्म में अगर हम लोग को करवाना है कंप्यूटर से, तब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जो भी रिपीटेटिव टास्क है, जैसे मैं बोल दूँ कि 2 to the power 1000 निकालो, ठीक है, तो ये कंप्यूटर आराम से कर सकता है कि 2 को करते रहे तो फिर ये निकाल देगा। लेकिन इस टाइप के जो टास्क हैं, और ये 2 to the power 1000 अगर कोई आप अपने मम्मी या पापा को बोल दो निकालो, तो फिर मम्मी पापा बोलेंगे कि या तो एक थप्पड़ देंगे और बोलेंगे जाओ निकलो यहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि जो टास्क हम लोग को मुश्किल लगता है वो कंप्यूटर के लिए आसान रहता है, लेकिन जो चीज़ हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि अरे ये तो बिल्ली का फ़ोटो है, ये तो कुत्ते का फ़ोटो है, तो ये सब चीज़ जो रहता है, तो ये कंप्यूटर्स को बताने में जो है बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, जो सब चीज़ हम लोगों को समझने में आसानी लगता है, तो वो कंप्यूटर्स को जो है समझने में काफ़ी मुश्किल रहता है। तो उसमें से एक एप्लीकेशन मैंने ये दिखाया, इमेज प्रोसेसिंग इस टाइप का। अब इसको बहुत सारा आप प्रोसेस कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉसिबल एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, जहाँ पर मैट्रिक्स वगैरह जो है बहुत हेविली यूज़ होता है। ठीक है, अब इस फील्ड को अगर एक्सप्लोर करते रहोगे तो फिर मैं 2-3 घंटा तक ये टॉपिक पे बोल सकता हूँ, लेकिन फिर आपका जेई का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इसको यहीं पे रखते हैं, और फिर अब जो है हम लोग अपना मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं। ठीक है, और फिर थोड़ा सा और फील थोड़ा सा डेवलप कर लें कि मैट्रिसेस जो हैं, एक तो मैंने आपका इमेज का दे दिया कि इमेज से जो मैट्रिसेस आपका बन सकता है। दूसरा फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इक्वेशंस होते हैं वहाँ से मैट्रिसेस कैसे आते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब कि हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है ना, और फिर ये दोनों सेम ही वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, तो इस टाइप का जो एक सिस्टम बन गया, तो इसको जो है हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और फिर 2 इक्वेशंस हैं, है ना। सिमिलरली फिर हमारे पास 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस हो सकते हैं, या फिर मेरे पास 2 वेरिएबल 1 इक्वेशन हो सकता है, या फिर मेरे पास 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो सकते हैं, या फिर जो भी इस टाइप से, है ना। तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है मैथमेटिक्स का, कि इस टाइप का जो इक्वेशंस हैं उसका सोल्यूशन निकालना। ठीक है, सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और फिर एक इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो इसका सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है कि मैं x और y का ऐसा वैल्यू निकालूं जो कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली, है ना। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, और फिर वो काफ़ी सारे केसेस में काफ़ी मुश्किल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी को जो है हम लोग आज पहले देखेंगे कि इस टाइप का जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसको हम लोग विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में सोच कैसे सकते हैं, और ये सारे जो भी मैं अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो ये सब मैंने भी कोई प्रोफेसर से सीखा है, और वो प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर गिलबर्ट स्ट्रैंग। तो ये जो हैं ये लीनियर अलजेब्रा के फील्ड में इनको आप गॉड कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे यूट्यूब पर आप लोग रैंडमली कोई भी जो आके पढ़ाता है मेरे जैसा, तो उसको आप लोग गॉड बना देते हो कि गॉड ऑफ मैथमेटिक्स ये वो। तो ये सब नहीं, तो जो लोग सही में फील्ड में जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको आप लोग को बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये MIT के प्रोफेसर हैं, और इनका MIT ओपन कोर्सवेयर जो है उन उस पर भी सारा लेक्चर्स हैं। तो और लीनियर अलजेब्रा का इनका एक बुक भी आता है, लेकिन वो सब आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जब आप कॉलेज में जाओगे तब जाके पढ़ना। ठीक है, अभी पढ़ोगे तब फिर उसी के दुनिया में खो जाओगे, और फिर ये JEE वगैरह फिर आप लोगों को छोटा मोटा चीज़ लगने लगेगा। तो फिर अभी उस फेज़ में नहीं जाना है, पहले JEE वगैरह कर लो, उसके बाद फिर जब कॉलेज में जाओगे तब जो इनका लेक्चर्स है वो देखना, और फिर इनका जो बुक है वो भी पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लो एक ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, और फिर दूसरा इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहले तो इस इक्वेशन के बारे में हम लोग सोचेंगे कैसे। तो इसको सोचने का एक क्या तरीका है कि एक तो इसका जो कोएफिशिएंट है x का यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर -1, उसको एक कॉलम की तरह सोचो। ठीक है, तो ये 2 -1 हो गया, फिर यहाँ पर मेरा -1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर -1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये जो कंप्लीट ये चीज़ आया इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ये आपका पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि x का जो भी कोएफिशिएंट था उसको पहला कॉलम में हम लोगों ने डाल दिया, फिर y का जो भी कोएफिशिएंट था उसको दूसरा कॉलम में डाल दिया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय xy। ठीक है, ये दूसरा मैट्रिक्स कह सकते हो, या फिर जब भी एक कॉलम का हम लोग बात करते हैं तो उसको आप लोग वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक वेक्टर हो गया या फिर एक कॉलम वेक्टर। ठीक है, जो भी कहना है, दिस इज़ इक्वल टू, फिर ये 0 3, है ना, फिर ये भी एक वेक्टर की तरह इसको सोच सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कह सकते हैं कि ये जो है पूरा चीज़ 2 -1 -1 2, तो इसको हम लोग एक मैट्रिक्स कह सकते हैं A, दिस इज़ मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर कैपिटल X। ठीक है, और फिर हम लोग को लास्ट में जो मिलता है वो एक ये नया वेक्टर मिलता है B। ठीक है, तो ये सारा जो भी है इसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A कैपिटल X इज़ इक्वल टू B। ठीक है, अब इसका अगर सोल्यूशन मेरे को निकालना है, और इसको यहाँ से भी देख सकते हो, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम करते हैं, तो 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, है ना, फिर -x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो उस तरीके से जो है समझ सकते हो। अब ये चीज़ को देखने का, ठीक है, कि इसका सोल्यूशन क्या आता है या फिर ये कि रिप्रेजेंट क्या चीज़ करता है, तो उसको देखने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप इसको एक रो को एक टाइम पर देखो और फिर उसको इंटरप्रेट करो कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, और फिर दूसरा है कि आप कॉलम के हिसाब से देखो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे रो पिक्चर, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कॉलम पिक्चर। ठीक है, तो रो पिक्चर का मतलब क्या है कि हम लोग एक टाइम पर एक रो देखते हैं। ठीक है, तो एक रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 2x, है ना, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो फिर यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू 2x।
फिर ये दूसरा क्या है, माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, ये भी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना, तो ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, है ना। एक्स को अगर ज़ीरो रख दो तो वाई क्या आ जाएगा, 3/2, तो 1.5 करीब ये हो जाएगा। फिर वाई को अगर ज़ीरो रख दो तो एक्स जो है -3, तो ये जो -3 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है कुछ इस टाइप से हो गया। अब इसका अगर सोल्यूशन मेरे को चाहिए तो सोल्यूशन हम लोग क्या देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब क्या कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो ब्लू वाला लाइन है इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, ग्रीन वाला जो लाइन है इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, मतलब कि ये दोनों के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो भी पॉइंट है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और इसको देख सकते हो कि ये 1 आएगा x, और ये जो y है वो 2 आएगा, है ना। तो x को अगर 1 रखोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये इस पॉइंट मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर x को अगर यहाँ पर रखोगे तो -1 -1 + 4 इज़ इक्वल टू 3, है ना। तो ये 3 लिखना चाहिए था मेरे को यहाँ पर, तो ये 3 आ जाएगा इस यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक रो जो है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, और फिर सोल्यूशन मतलब ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रो पिक्चर के हिसाब से हम लोग इस टाइप से सोच रहे हैं। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, मतलब कि 2 डायमेंशन में है, तब फिर हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ स्ट्रेट लाइन हो गया और फिर इंटरसेक्ट हो गया। अब इसी को अगर आप सोचोगे कि 3 डायमेंशन में, ठीक है, तब फिर प्लेन आ जाएगा। फिर 4 डायमेंशन में फिर सोचना वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, कि क्या शेप बनेगा ये वो। तो इससे एक बेटर और एक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम लोग वेक्टर्स के फॉर्म में सोचें, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो उसका मतलब क्या है कि ये सेम चीज़ को हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं कि ये 2 - 1 जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है। 2 - 1 जो है वो एक वेक्टर है। फिर उसके बाद ये जो -1 2 है वो दूसरा वेक्टर है, ठीक है। -1 2 जो है वो दूसरा वेक्टर है, और फिर ये 0 3 जो है ये तीसरा वेक्टर है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि हम लोग ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, एक ये हमारा 2 - 1 हो गया, और फिर एक ये जो हमारा -1 2 हो गया, है ना। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हो गए, तो ये दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग कौन सा लेंगे कि ये तीसरा वेक्टर आ जाए, ठीक है। फिर से सुन लेना अगर समझ में नहीं आया तो जैसे हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास आई कैप है ना, जे कैप है, ठीक है, और फिर के कैप है। तो आई कैप को हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये एक वेक्टर है 1 0 0, है ना। फिर जे कैप क्या है, 0 1 0, है ना। फिर के कैप क्या है हमारा, 0 0 1, ठीक है। फिर अगर हम लोग को कोई भी वेक्टर चाहिए 3D स्पेस में, तब हम लोग क्या करते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन ले लिया, है ना, कि 2 टाइम्स आई कैप प्लस लेट से 3 टाइम्स जे कैप प्लस 4 टाइम्स के कैप। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 टाइम्स दिस वेक्टर प्लस 3 टाइम्स दिस वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ये वेक्टर, है ना। और फिर ये जो कंबाइन करके मेरे को जो भी वेक्टर दे दिया, और ये वेक्टर क्या देगा हम लोगों को यहाँ पर 2 3 4, है ना। तो ये हमारा नया वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो हम लोग लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं ये वेक्टर्स को, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर सोच सकते हो कि ये 2 - 1 एक वेक्टर हो गया, -1 2 एक वेक्टर हो गया, फिर ये 0 3 एक वेक्टर हो गया, और फिर ये दोनों को हम लोग लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं ये तीसरा वेक्टर लाने के लिए, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे सोचेंगे कि ये 2 - 1 जो है एक वेक्टर हो गया, फिर ये -1 2, है ना। तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये -1 कहीं यहाँ होगा, तो 2 - 1 इधर हो गया, फिर -1 इधर, 2 इधर, तो ये -1 2 ये एक वेक्टर हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को ऐड करके मेरे को एंड में कौन सा वेक्टर चाहिए, ये 0,3, है ना, 0,3। तो अगर थोड़ा सा सोचोगे कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है कि अगर ये चाहिए हम लोग, मतलब ये है और फिर इसको ऐड करना है और ये एंड में चाहिए, तब फिर इसको जो है हम लोग यहाँ पर रखेंगे। लेकिन देख सकते हो कि बस इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये पूरा नहीं होगा, तो हम लोग इसका ट्वाइस ले लेंगे, है ना। तो ये वाला जो वेक्टर है ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हम लोग इसका कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे कि हम लोग 1 टाइम्स दिस वेक्टर, है ना, प्लस फिर हम लोग 2 टाइम्स दिस वेक्टर, ठीक है। तो एंड में जो है हमारे पास जो भी आएगा तो वो ये 0 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस टाइप से भी सोच सकते हो कि अगर हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग ये सोचना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक ये वेक्टर है 2 - 1 और फिर एक ये दूसरा वेक्टर है -1 2, तो फिर हम लोग क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं इसका कि हमारे पास ये 0 3 वेक्टर आ जाए, ठीक है। तो अगर मैंने अभी जो बोला तो वो समझ में नहीं आया तो एक बार खुद फिर से देख लो, ठीक है। लेकिन
और ये आपको जेई एडवांस तक मदद करेगा, ठीक है। हो सकता है कि जेई एडवांस में भी इतना कॉन्सेप्ट आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन आ, फिर अगर कॉलेज पहुंच जाते हो फिर लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ोगे तब भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अगर अभी पूरा समझ में नहीं भी नहीं आ रहा, पूरा फील नहीं भी आ रहा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फील डेवलप करने के लिए मैं ये सब चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि दो इक्वेशन था, दो वेरिएबल्स था, है ना। अब मान लो कि मेरे पास तीन इक्वेशन है और फिर तीन वेरिएबल्स है, ठीक है। तो तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है और फिर तीन इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, फिर ये माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू -1 माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4। तो इसको पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि जो भी x का कोएफिशिएंट है, तो 2 -1, फिर यहाँ पर x नहीं है मतलब 0 इंटू एक्स सोच सकते हो, तो 2 -1 0 हो गया, फिर y का -1 2 -3 है ना, और फिर z का यहाँ पर 0 -1 4, ठीक है। तो ये मेरा a हो गया, कैपिटल A हो गया वो चीज़। फिर उसके बाद x जो हमारा मतलब बड़ा सा वेक्टर है, तो वो क्या हो गया, ये तीनों वेरिएबल्स x y z, और फिर दिस इज़ इक्वल टू स्मॉल b, है ना। तो इसको सोच सकते हो कि 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो पहला इक्वेशन। फिर -x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, फिर 0 माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस टाइप से जो हम लोग सोच सकते हैं। अब इसका रो पिक्चर क्या होगा कि अगर हम लोग एक रो को देखेंगे एक टाइम पर, तब ये हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन्स में कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, या फिर प्लस डी इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पहला इक्वेशन है ये एक कोई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। फिर ये जो दूसरा इक्वेशन है ये दूसरा कोई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर ये जो तीसरा इक्वेशन है ये तीसरा कोई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और सोल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे, सोल्यूशन हम लोग उसको बोलेंगे वो पॉइंट, मतलब वो एक्स वाई जेड जो कि ये तीनों प्लेन पर लाई करता हो, है ना। तो अगर सोचना है तो ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये दूसरा प्लेन हो गया, और फिर तीसरा प्लेन भी कट कर रहा है, और फिर जो भी तीनों का पूरा इंटरसेक्शन आ गया, मतलब जो पॉइंट तीनों पर लाई कर रहा है उसको हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो उसको इस टाइप से भी देख सकते हो कि एक ये ऑरेंज वाला प्लेन हो गया, एक ये ग्रीन वाला, एक ब्लू वाला, तो तीनों जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया। तो इसको जो है हम लोग रो पिक्चर के फॉर्म में सोच सकते हैं। अब वेक्टर में कैसे हम लोग सोच सकते हैं, वेक्टर में हम लोग सोच सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट ये सारा क्या है 2 -1 0, तो एक मेरे पास ये वेक्टर आ गया 2 -1 0, ठीक है। इसको 3D में कैसे सोचेंगे, जैसे हम लोग सोचते थे वेक्टर में कि 2 फिर -1 फिर 0, है ना, तो इधर कहीं वेक्टर होगा, तो ये 2 -1 0, ठीक है। फिर दूसरा मेरे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ये -1 2 -3, है ना, -1 तो -1 2 फिर -3, तो मान लो कि कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो -1 2 -3, फिर तीसरा मेरे पास कौन सा वेक्टर आ गया, ये 0 -1 4, तो तीसरा मान लो मेरे पास ये वेक्टर आ गया 0 -1 4। अब मेरे को क्या करना है कि ये तीनों को मेरे को ऐसे लीनियरली कंबाइन करना है कि मेरे को 0 -1 4 मिल जाए, मतलब कि एंड रिजल्ट जो है मेरे को ये वाला चाहिए वेक्टर फिर से, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 1 टाइम्स ये वेक्टर ले लूँगा, फिर मैं 0 टाइम्स दिस कर दूंगा, है ना। तो 0 टाइम्स दिस वेक्टर प्लस 0 टाइम्स दिस वेक्टर प्लस 1 टाइम दिस वेक्टर गिव्स में दिस वेक्टर, है ना। तो ये लीनियरली हम लोगों ने कंबाइन कर दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 0 1, ठीक है। और ये 0 0 1 जो है ये तीनों यहाँ पर आप लोग इक्वेशन में जो है डाल के देख सकते हो एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। तो 2 टाइम्स 0 -0, फिर यहाँ पर 0 टाइम जो भी हो वो 0 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये -1 इज इक्वल टू -1, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 4 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये वाला जो हो गया 0 0 1, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको इस टाइप से सोच सकते हो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, या फिर इसको इस टाइप से सोच सकते हो कि हम लोग ये जो तीनों वेक्टर्स हैं उसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा कर रहे हैं कि ये वाला जो वेक्टर है वो आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ यहाँ पर बताया है, और फिर बाद में अब यहीं से आप लोग सोच सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 3 प्लेन्स आ गए, है ना। तो 3 प्लेन्स अब ऐसे भी आ सकते हैं कि 2 प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट करता हो और फिर तीसरा प्लेन वो लाइन से पास करता हो, तो फिर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों प्लेन एक ही, मतलब तीनों प्लेन जो पैरेलल्स हैं तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना आ जाए, तो इस टाइप से जो अलग अलग केस आ सकता है, तो उसको जो है फिर हम लोग एंड में देखेंगे, ठीक है, कि इसका सारा सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर उसका
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर जो जेई मेंस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सोल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है या फिर जो भी, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था आपको मैट्रिक्स के दुनिया में, ठीक है, और फिर मैट्रिक्स वेक्टर वगैरह जो कैसे रिलेटेड है। तो हमेशा ऐसे सोच सकते हो कि मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स हैं उसको आप लोग एक कॉलम वेक्टर की तरह सोच सकते हो, या फिर जो भी एक रो है तो रोज़ को जो है हम लोग एक रो वेक्टर की तरह सोच सकते हैं, ठीक है। और मेट्रिक मतलब रोज़ को हम लोग कॉलम बना सकते हैं, कॉलम को रोज़ बना सकते हैं ना, ट्रांसपोज वगैरह कर सकते हैं, तब फिर उसको जो है वेक्टर्स की तरह सोच सकते हैं। तो या तो कॉलम वेक्टर्स या फिर रो वेक्टर्स। और जो भी हम लोग इस टाइप से इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम लोग बस ये जो वेक्टर्स हैं उसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन करके हम लोग कुछ एक नया वेक्टर ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलम पिक्चर हो गया, और इधर वाला ये जो था ये रो पिक्चर रहता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है ये कॉलम पिक्चर का, कि जैसे सोच सकते हो यहाँ पर 3 डायमेंशन था तो फिर हम लोगों ने 3 यहाँ पर हो गए, है ना। अब ऐसे ही मान लो कि n डायमेंशंस हैं, मतलब n लीनियर इक्वेशन है, तो बस यहाँ पर n ये हो जाएगा, है ना, और फिर हम लोग कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन सोचेंगे। तो इसको जो स्केल अप करने में बहुत आसानी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज़ होता है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है कि जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि जितने रोज़ हैं उतने ही कॉलम है, ठीक है। तो जैसे ये मेरा मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 रोज़ है 3 कॉलम्स है ना, 3x3, ठीक है। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उसके लिए एक स्पेशल नंबर जो है वो एक मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और वो जो स्पेशल नंबर होता है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ अ नंबर एसोसिएटेड विथ इट विच इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये जानना ज़रूरी है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम लोग ये डिटर्मिनेंट्स में जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये 3x3 का मैट्रिक्स था, तो इसी को अगर मेरे को डिटर्मिनेंट में लिखना है तब मैं क्या करूँगा कि ये जो बिग ब्रैकेट लगा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 2 1 0 3 2 4 और फिर 1 -1 1, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे कि डेट ऑफ ए, है ना, शॉर्ट फॉर्म, या फिर इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, कि वर्टिकल लाइन्स लगा दिया और फिर बीच में ए लिख दिया, ठीक है। और जैसे ये 3x3 का था तो इसका जो ऑर्डर है उसको 3 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। और ये इस टाइप से रिप्रेजेंटेड है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक नंबर, ठीक है, एक सिंगल नंबर। तो वो नंबर कैसे इवेल्युएट करते हैं तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इसके डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब ये डिटर्मिनेंट जो है पढ़ने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि मैं आपको सीधा फार्मूला बता दूं कि ये डिटरमिनेंट कैसे इवैल्यूएट होता है, और फिर उसके बाद जाके जो है हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें। या फिर दूसरा तरीका जो मेरे को अच्छा लगता है वो ये है कि पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में भी 3 हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद बाकी जितने भी प्रॉपर्टी आएंगे वो सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये 3 प्रॉपर्टी से डिराइव हो सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है हम लोग ये प्रॉपर्टीज समझने के बाद फिर हम लोग आगे जो है जो भी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, मतलब वो नंबर कैसे निकालते हैं, तो वो वाला जो फॉर्मूला आता है उसको भी हम लोग डिराइव करने का कोशिश करेंगे ये सारा प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ आते हैं वो सारे यही 3 प्रॉपर्टीज से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 है, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है, ठीक है। और फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आता होगा कि ये डायगोनल हो गया, है ना। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 है, और इसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0। तो इसको जो है हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। और फिर इसको अगर वेक्टर्स के टर्म्स में सोचोगे तब फिर ये 1 0 क्या हो गया, ये एक यूनिट वेक्टर है, 0 1 क्या है, ये दूसरा यूनिट वेक्टर है। जैसे 1 0 0 तो इसको आई कैप सोच सकते हो, है ना। फिर ये 0 1 0 ये जे कैप सोच सकते हो, 0 0 1 ये के कैप सोच सकते हो। और जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में सोच रहे हैं तो जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर्स के चैप्टर में देखा था कि जब हम लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे, है ना। तो 3 वेक्टर्स अगर मेरे पास हैं ए बी सी, तो उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट मतलब पूरा मतलब पहला रो को ए कर दूँ, दूसरा रो को बी कर दूँ, तीसरा रो को सी कर दूँ और फिर उसका डिटर्मिनेंट लूँ, तब फिर वो क्या रिप्रेजेंट करता था, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड,
है ना। पैरेललोपाइड मतलब कि एक साइड जो उसका ए वेक्टर है, दूसरा साइड बी वेक्टर है और तीसरा साइड जो है सी वेक्टर है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को जो है आप लोग वॉल्यूम के टर्म्स में सोच सकते हो, ठीक है, दिमाग में हमेशा वो रख सकते हो। तो ये आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 है, मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने एक बॉक्स ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, एल इंटू बी इंटू एच। तो अगर तीनों 1 1 1 है, ठीक है, मतलब मॉड ऑफ एल या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एल 1 यूनिट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रेथ 1 यूनिट है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट 1 यूनिट है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1, है ना, 1 × 1 × 1। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये 1 1 है, तो फिर इससे जो भी वॉल्यूम बनेगा वो भी 1 यूनिट का ही बनेगा, है ना, 1 क्यूबिक यूनिट। तो इस टाइप से जो है आप कन्विंस कर सकते हो खुद को, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हम लोग 1 बोल रहे हैं, मतलब क्या कि वॉल्यूम जो है वो 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर इस टाइप का मैट्रिक्स है तब फिर वॉल्यूम जो है वो 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि अगर हम लोग कोई भी दो रो जो है उसको एक्सचेंज कर देंगे, तब क्या होगा कि डिटर्मिनेंट का जो साइन है, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बारे में कैसे सोच सकते हो कि हम लोग जो डिटर्मिनेंट ले रहे थे वो क्या ले रहे थे कि ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। तो अगर वो जो क्यूब है मतलब वो प्लेन से बाहर निकल रहा है या फिर एक साइड मतलब राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा था, तब फिर वॉल्यूम पॉजिटिव आता, और फिर अगर वो क्यूब नीचे जाता या फिर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बना तो वो जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव आ जाता, है ना। तो जैसे बॉक्स ऑफ ए बी सी जो लिखते थे हम लोग, वो क्या लिखते थे कि माइनस ऑफ बी सी ए, है ना। ए बी सी का ऑर्डर अगर चेंज हो गया तब फिर वो माइनस हो जाता था। तो वहाँ पर हम लोग कर क्या रहे थे कि एक रो एक्सचेंज के कारण माइनस हो जाता था। तो इसको जो है ये प्रॉपर्टी को इस टाइप से सोच सकते हो, है ना, कि मैग्नीट्यूड वही रहेगा वॉल्यूम का, लेकिन बस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये 1 0 0 1 था, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि ये दोनों रो को एक्सचेंज कर दिया, है ना। ये 0 1 ऊपर चला गया और फिर ये 1 0 जो है ये नीचे आ गया। तो पहले डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था 1, अब डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा -1, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 0 0 था, इसको ऐसे ही रखा और फिर ये दोनों रो को जो है उसको एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो 0 0 1 इधर आ गया, फिर 0 1 0 इधर आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग एक बार रो को एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई भी दो को रो को, तब साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सोच सकते हो अगर मैं फिर से इसको चेंज कर दूं कि 0 0 1 ऊपर ले जाऊं 1 0 0, तब फिर वो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, तब फिर वो जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम करने से माइनस रह जाएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स एक्सचेंज करोगे तब फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी दिमाग में क्या रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारा 1 हो गया, और फिर अगर हम लोग कोई भी रो एक्सचेंज करते हैं एक बार, तब फिर हमारा साइन क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट कुछ इस टाइप से है कि उसका एक जो रो है हम लोगों ने उसको जो है टी ए टाइम मतलब फिर यहाँ पर टी बी कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि जैसे मेरा लेंथ एल था, ब्रेथ बी था और फिर हाइट एच था, ठीक है। अब मान लो कि मैं बस लेंथ को जो है 2 टाइम्स कर दूँ, है ना, लेंथ जो है मैं ट्वाइस कर दूँ, तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 2 LBH हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी ट्वाइस हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं कोई भी बस एक रो को टी टाइम्स कर देता हूँ, तब फिर ये जो डिटर्मिनेंट है वो भी टी टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सोच सकते हो कि अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स कर दूँ, है ना, ब्रेथ को भी 2 टाइम्स कर दूँ, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फिर वॉल्यूम 2L टाइम्स 2B, मतलब कि वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मैं 2 टाइम्स एल 2 टाइम्स ब्रेथ 2 टाइम्स हाइट कर दूं, तब फिर वॉल्यूम 2⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग बस एक रो को बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक रो में अगर टी ए टी बी है तब फिर हम लोग वहाँ से टी कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर भी टी सी टी डी होता तब फिर से टी कॉमन आता वहाँ से, तब फिर ये टी स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि बस हम लोग एक रो का बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक रो से जो है हम लोग उठा सकते हैं टी को बाहर, ठीक है। अब सेम चीज़ क्या है दूसरा कि अगर मान लो कि मैं एक रो को सेम रखता हूँ सी डी, ठीक है, और फिर ये जो ऊपर वाला मेरा रो है तो वहाँ उस वो जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है A+A' और फिर B+B', ठीक है। तब फिर ये वाला जो रो है इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि ये जो नीचे वाला है उसको सेम लिखा मैंने, यहाँ पर भी CD लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने CD लिख दिया,
और फिर ये जो ऊपर वाला है इसको मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया कि ए वाला इधर आ गया, बी वाला इधर आ गया और फिर ए डैश इधर चला गया, बी डैश इधर चला गया। ठीक है, तो इसको भी वॉल्यूम की तरह सोच सकते हो कि मान लो कि मेरा ये ए जो था वो एक बॉक्स है, ठीक है, उसका लेंथ कुछ ए था, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कुछ आ जाएगा, है ना, इस नंबर के हिसाब से। फिर मेरे पास ये दूसरा छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, जिसका कि ये डायमेंशन है, फिर मैंने दोनों डायमेंशन को ऐसे करके ऐड कर दिया, ठीक है। तो उस टाइप से जो है इसको सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर सी प्लस सी डैश है, यहाँ पर डी प्लस डी डैश है, ठीक है, तो उसको जो है आपको सेम लिखना है ना। यहाँ पर भी आपको सी प्लस सी डैश लिखना पड़ता है, यहाँ पर भी डी प्लस डी डैश लिखना पड़ता है, यहाँ पर भी सी प्लस सी डैश, यहाँ पर भी डी प्लस डी डैश, ठीक है। फिर जो है फिर आप इसको कॉमन रख के, इसको सेम रख के, ए बी को सेम रख के फिर उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते थे, ठीक है। अभी जो मैंने कहा वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मेन चीज़ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का ये मतलब नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों को पूरा जोड़ दो कि ए प्लस ए डैश है ना, फिर सी प्लस सी यहाँ पर 2c लिख दो, फिर डी प्लस डी यहाँ पर 2d लिख दो, फिर यहाँ पर बी प्लस बी डैश, है ना। तो इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि एक जो रो है उसमें लीनियर है, ठीक है। तो कोई भी एक जो रो है, मतलब बाकी सारे को हम लोग सेम रखेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक जो ये रो है उसको हम लोग इस टाइप से लीनियर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक रो में जो है इस टाइप से करें तब फिर हम लोग उसका ये टी को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर गलती मत कर देना कि इस टाइप से डिटरमिनेंट है तब फिर दोनों को लेके जोड़ दिए कि ए प्लस ए डैश आ गया, बी प्लस बी डैश आ गया, कि यहाँ पर 2c आ गया, यहाँ पर 2d, ठीक है, तब फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, अब ये तीन प्रॉपर्टी यूज़ करके बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है उसमें दो रो जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, तब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सोच सकते हो कि अगर मान लो मेरे पास दो रो सेम आ गया, ठीक है, और फिर ये दोनों रो को मैंने एक्सचेंज अगर कर दिया, तब फिर इस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि अगर मैं रो एक्सचेंज करता हूँ तब फिर माइनस ऑफ वो डिटर्मिनेंट हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन रो एक्सचेंज करने के बाद तो क्या हो रहा है, सेम ही मेरे को डिटर्मिनेंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो समथिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये डिटर्मिनेंट को अगर मैं d बोलूँ तो d इज इक्वल टू माइनस डी, है ना, और d क्या है, नंबर है, तो सम नंबर इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट नंबर, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अगर दो रोज जो हैं वो सेम आ जाते हैं तब फिर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसी प्रॉपर्टी से आ गए यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी रो उठा के, है ना, फिर दूसरे रो से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक ही बात है। सब्ट्रैक्शन क्या है कि आप नेगेटिव के साथ एडिशन कर दो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है ABCD, ठीक है। तब फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि ये वाला जो रो है सेकेंड रो माइनस L टाइम्स फर्स्ट रो कर सकता हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि C माइनस LA D माइनस LB, तो ये करने के बाद भी जो डिटरमिनेंट रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो अगर मान लो कि मैंने ये ऑपरेशन कर दिया C माइनस LA D माइनस LB, मेरे पास ये डिटरमिनेंट आ गया, तो अब मैं इसको इस प्रॉपर्टी से ब्रेक कर सकता हूँ, है ना, 3B से ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे कि मैंने AB को सेम रखा, AB है ना, और फिर ये जो नीचे में था C माइनस LA D माइनस LB, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। एक जगह मैंने C और D को लिख दिया और फिर दूसरी जगह मैंने माइनस LA और माइनस LB को लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से मैं ये दूसरा रो जो है उससे मैं माइनस L को कॉमन ले सकता हूँ, है ना, इस प्रॉपर्टी से। तो मैंने माइनस L टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ AB। अब फिर यहाँ पर क्या आ गया कि दो रो जो हैं वो कॉमन आ गए, तब फिर क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये फिर से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ABCD, है ना। तो ये ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को समझ के जो है इस टाइप से समझ के पढ़ो, और ये नहीं कि बैठ के रट्टा लगाने लग गए, इस टाइप से समझ के पढ़ो, और फिर ये सब चीज़ इतना बार यूज़ होगा कि दिमाग में जो है अपने आप सेट हो जाएगा ये सारा चीज़, ठीक है। तो अब नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिर मान लो कि अगर मेरे पास एक पूरा रो जो है वो ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, और फिर एक ये जो पूरा रो है, ये पूरा रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। तब फिर ये जो डिटर्मिनेंट है वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा,
ठीक है, इसको कैसे सोच सकते हैं? तो एक सोचने का तो तरीका ऐसे सोच सकते हो कि मान लो कि ज़ीरो को कॉमन ले लिया आपने, तो ज़ीरो बाहर आ गया, तो ज़ीरो टाइम्स दिस ज़ीरो हो गया, ठीक है, वो एक तरीका। नहीं तो इसको कैसे सोच सकते हो कि अगर ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास डी, ठीक है, कैपिटल डी मान लो, कैपिटल डी है, ठीक है, और फिर मैंने इसको 5 टाइम्स कर दिया, ठीक है, 5 टाइम्स डी कर दिया, लेकिन 5 अंदर जाके अगर मैंने 5 को ये सेकेंड रो में ले आए तब फिर वो क्या हो जाएगा, फिर से ज़ीरो, तो ये 5D क्या हो जाएगा, फिर से सेम ही डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो 5D इज़ इक्वल टू डी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि D इज़ इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझाने का तरीका था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि हमारे पास अगर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके नीचे यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हो जाए, ठीक है, और ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो मैंने डैश डैश लिखा है तो ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का मेरे पास मैट्रिक्स है या फिर इस टाइप का मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका सीधा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा कि आप सीधा इसका जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका प्रोडक्ट को लिख दो, ठीक है, D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 मल्टीप्लाइड बाई D3 सो ऑन अप टू मल्टीप्लाइड बाई DN, ठीक है। तो आपके सिलेबस में D3 तक ही रहेगा, है ना, 3x3, ये मैंने बस यहाँ पर दिखा दिया, तो D1 इंटू D2 इंटू D3 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है, तो इसके बारे में ऐसे सोच सकते हो कि मान लो ये नीचे वाला सारा ज़ीरो है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं ये जो रो 1 है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर मान लो ज़ीरो बनाना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और फिर ये D2 की जगह 1 लिखा हुआ है, तब मैं क्या कर सकता हूँ कि रो 1 माइनस 2 टाइम्स रो 2, है ना, तो 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। फिर सिमिलरली मान लो कि मेरे को यहाँ पर ज़ीरो बनाना है, तब मैं क्या करूँगा कि सम नंबर टाइम्स माइनस ऑफ ये रो 3, है ना, तब फिर मैं इसको भी ज़ीरो बना सकता हूँ। फिर यहाँ वाला जो है फिर ये रो को माइनस में ये रो कर दूँ, है ना, तो ये D2 माइनस ज़ीरो, तो ये तो D2 ही रहेगा, फिर यहाँ पर आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग सोच सकते हो कि जितने भी यहाँ पर ये नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं तो उसको सारे को हम लोग वो जो रो ऑपरेशन है वो ला के ये मैं सारे को ज़ीरो कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार तो फिर अब जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया, ये क्या आ गया, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, मतलब कि बस हमारे पास डायगोनल में जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और फिर बाकी जितने भी लोअर में और अपर में जो है दोनों में जो है पूरा ज़ीरो है। तब फिर यहाँ पर क्या सोच सकते हो कि पहला रो से आपने D1 को कॉमन ले लिया तो D1 बाहर आ गया, दूसरे रो से आपने D2 को कॉमन ले लिया तो D2 आ गया, फिर D3 आ गया, है ना, D1 D2 D3 सो ऑन अप टू DN, ये सारे रोज से आपने कॉमन ले लिया। तब फिर यहाँ पर क्या बच गया, 1, है ना, 1 0 0 0, फिर 0 1 सारा ज़ीरो, फिर 0 0 1 सारा ज़ीरो, तो ये यहाँ पर क्या बच जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, और उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 1। तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास, D1 D2 D3 सो ऑन अप टू DN, ठीक है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं और फिर सारे इधर जो हैं ज़ीरो हैं, तब फिर हम लोग सीधा जो है डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। और तो ये U मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी आ गया फिर, और ये सब जो JEE एडवांस्ड में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो JEE एडवांस के लिए जैसे मैंने समझाया तो वैसे समझना इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए ये फॉर्मूला याद रखने से भी काम चल जाना चाहिए शायद। तो अब फिर हम लोग देखते हैं कि मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, A B, और उसका डिटर्मिनेंट अगर मेरे को निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये नहीं होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B, है ना, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है। तो मान लो कि मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर निकालना है, तब फिर ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ए, है ना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो इसको जो है हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर ये मत कंफ्यूज हो जाना कि डिटर्मिनेंट अगर 2A लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 को बाहर निकाल के A लिख दो अंदर, तो ये 2 मतलब ये हर रो में मल्टीप्लाई होगा 2 2 2 2 2, है ना। तो उसका मतलब क्या होगा कि 2 को अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ तब फिर मैं हर रो से बाहर निकाल रहा हूँ,
तो वो 2n हो जाएगा, है ना, 2n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि यहाँ पर बस 2 बाहर निकाल के छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक ये चीज़ होता है, ये सब चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ अ नंबर क्या होता है कि जैसे 2 है तो इसका इन्वर्स चाहिए, मतलब क्या कि मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए, है ना, तो इसको जो है हम लोग इन्वर्स बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से मैट्रिक्स में हम लोग क्या सोच सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स ए है और फिर दूसरा मैट्रिक्स हम लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो हम लोग इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स कहते हैं, ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई। तो अगर मैं डिटरमिनेंट लूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, तो डिटरमिनेंट आई क्या 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब लास्ट जो एक प्रॉपर्टी रह गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब कि जो भी रो हम लोगों ने कहा है तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ए बी सी ये था, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तब फिर ये क्या हो जाएगा कि ए बी सी, मतलब रो जो है वो कॉलम बन जाएगा, फिर ये वाला जो रो था ये इधर कॉलम बन जाएगा और फिर ये वाला जो रो है ये इधर कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट था, तो ये जो ट्रांसपोज हम लोगों ने ले लिया तो इसका भी डिटर्मिनेंट वही रहेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी जो भी था तो ये ए बी फिर सी डी ये सेम ही रहेगा। तो हम लोगों ने जितना भी प्रॉपर्टी अभी तक बोला वो रो के लिए बोला, लेकिन वो सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉलम के लिए भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी रो को हम लोग सोच रहे हैं, है ना, तो फिर उसी को कॉलम बना दो तो फिर सेम प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर भी वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो जितना भी चीज़ हम लोगों ने रो के लिए बोला कि 2 रो कॉमन हो गए तब फिर 0 हो जाएगा, तो वो सेम चीज़ 2 कॉलम्स अगर सेम हो गए तब फिर वो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 कॉलम सेम है तब फिर आप सोच सकते हो कि मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया, तब फिर ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा कि डिटरमिनेंट तो सेम है लेकिन ट्रांसपोज वाले में 2 रो सेम हो जाएंगे, तब फिर वो डिटरमिनेंट जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने रो के लिए बोला है तो वो सारा चीज़ जो है वो सारे कॉलम्स के लिए भी अप्लाई होगा। तो हम लोगों ने जितना भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ा डिटर्मिनेंट्स का, तो ये सारी चीज़ को जैसे हम लोगों ने समझा है आज वैसे ही समझ के सारे को पढ़ो, और फिर नेक्स्ट में जो है ये डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कर कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट में डिराइव करेंगे ये सारा प्रॉपर्टीज जो है वो यूज़ करके। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो इसमें जो है आई होप आप लोगों को फील आया होगा थोड़ा कि सेम प्रॉब्लम को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा लीनियर अलजेब्रा का जो है ये बेसिक है। ठीक है, तो आगे जाके अगर आप लोग को मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब फील्ड में कुछ अच्छा करना है या फिर कोई भी साइंटिफिक फील्ड में कुछ अच्छा करना है तो ये सारे चीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हमारे क्रैश कोर्स के अगले वीडियो में।